ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह के 6 बजे की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण की, जिसे देश और दुनिया ने देखा। कल रात 9:58 से रात 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहा। चंद्र ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट तक चला। इसमें 82 मिनट तक पूर्ण चंद्र ग्रहण रहा और इस दौरान चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई दिया। आपको बता दें कि साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला ये सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण था। साथ ही अब मंदिरों के पट भी खुल गए हैं। आपको बता दें कि जो सूतक काल शुरू हुआ था, सूतक काल में मंदिरों के कपाटों को बंद कर दिया गया था और अब मंदिर के पट एक बार फिर से खोल दिए गए हैं और उसके बाद जो शुद्धिकरण का कार्य होता है चंद्र ग्रहण लगने के बाद, सूतक खत्म होने के बाद, वो प्रक्रिया है वो अब पूरी की जाएगी। भारत समेत कई देशों में ये जो खूबसूरत खगोलीय घटना है वो भी नजर आई। हालांकि इस दौरान कई मान्यताएं हैं कि किस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए, सूतक में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि साल का ये दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण था और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 2022 के बाद इस वर्ष देखने को मिला है, ऐसे में सभी की निगाहें चांद पर ही टिकी हुई थी। चांद लाल और नारंगी कलर का नजर आया है। देश दुनिया ने इस चंद्र ग्रहण को देखा। भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे भी ऐसे देश रहे जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आया। और आइए अब आपको अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, जयपुर और मुंबई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जो एंगल्स हैं कहीं ना कहीं उसके द्वारा यहां पर इस चंद्र ग्रहण को भी देखा गया है और हर शहर की अपनी एक पोजीशन होती है। ऐसे में उस पोजीशन से कैसा लगा चंद्र ग्रहण का नजारा वो आपके सामने। दिल्ली में किस प्रकार से दिखा पूर्ण चंद्र ग्रहण वो आपके सामने। जयपुर, मुंबई, लखनऊ, पटना, हैदराबाद और नोएडा में ये चंद्र ग्रहण की तस्वीरें नजर आई। और चलिए अब एबीपी रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी खबरों की। सड़कों या फिर गली मोहल्लों में सांड साक्षात मौत बनकर घूम रहे हैं। ये तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में सड़क पर चलें तो बेहद सावधान होकर चलें, क्योंकि लखनऊ से सांड के हमले की डरा देने वाली तस्वीरें एक बार फिर सामने आई, जहां पर दादा पोते पर सांडों ने अटैक कर दिया। देखिए तस्वीरें। 58 साल के विजय रस्तोगी अपने पोते के साथ घूमने जा रहे थे, तभी अचानक 2 सांडों ने हमला कर दिया। सामने से आ रहे सफेद सांड ने दादा पोते को सींग से फंसा लिया और पटकते हुए पीछे की ओर घसीट लाया। सांड का हमला इतना तेज था कि दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस दौरान एक काला सांड भी वहां आ गया और दोनों ने दादा पोते को बुरी तरह पटकना शुरू कर दिया। सांड दोनों को तब तक मारते रहे जब तक दादा पोते लहूलुहान नहीं हो गए। इस दौरान मोहल्ले वालों ने सांडों को भगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हालांकि बच्चा सांडों की चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन बुजुर्ग सांडों के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सीसीटीवी में कैद इस एक्सीडेंट में 5 लोग घायल हो गए। न ये कार किसी से टकराई, न कोई इस कार से टकराया, लेकिन ये कभी इधर आई तो कभी उधर गई और आखिर में पलट गई। जल्दबाजी के चक्कर में इस कार का ये हाल हो गया। कार उरी से बारामूला जा रही थी, लेकिन जल्दी निकलने के चक्कर में कार ने दूसरी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। मंशा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन हादसा जरूर हो गया। इस डरावने हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर से मिल रही है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में हादसा हो गया। पीथमपुर में केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ। जहरीली गैस की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में ये बड़ी घटना सामने आई है। पीथमपुर में केमिकल फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई। हालांकि कैसे ये केमिकल फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ है, इसकी जांच करना बेहद जरूरी है। फिलहाल मौके पर पहुंचकर प्रशासन की टीम स्थितियों को देख रही है।
और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां पर लूट और ठगी की वारदातें अब आम हो गई हैं। शहर में कब कहां किसके साथ लूट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बदमाश सीधे पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रहे हैं। तस्वीरें शहर के ज्वेलरी स्टोर की हैं, जहां महिलाओं का ठग गिरोह घुस आया है। इन लोगों ने आभूषण देखने के बहाने 1 लाख से ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर दिया। दूसरी तस्वीर शहर के वेस्ट सड़क की है, जहां एक शख्स 70 साल की बुजुर्ग के मंगलसूत्र, कान के झुमके और अंगूठी लेकर फरार हो गए। हालांकि 2 घंटे बाद महिला के जेवर मिल गए। हैरान करने वाली तस्वीर गांधीगंज इलाके की है, जहां बदमाशों ने राह चलती एक महिला के कानों के कुंडल और मंगलसूत्र उतरवा लिए। और आइए अब बात करते हैं यूपी के शामली की, जहां पर एक युवक ने यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कूदने से पहले युवक ने अपने दोस्तों के मोबाइल पर एक सुसाइड नोट भी भेजा था। काफी देर तक युवक इसी तरह पुल से लटका रहा। पुल के ऊपर खड़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार उसका हाथ छूट गया और उफनती यमुना की लहरों में वो समा गया। हालांकि काफी देर तक वो लहरों से जद्दोजहद करता दिखा। हिमांशु हरियाणा का रहने वाला था। सुसाइड क्यों किया ये जांच के बाद ही पता चलेगा। युवक की तलाश के लिए गोताखोरों को भी लगाया गया, लेकिन 12 घंटे बीत गए हैं। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया है। तो वहीं यूपी के झांसी में एक युवक को बीच सड़क पर कुछ लोगों ने गिरा कर मारा। आरोप यह है कि युवक पागलपन का ड्रामा कर रहा था और राह चलते लोगों को अक्सर परेशान किया करता था। लेकिन इस बार सब्र जवाब दे गया और कुछ लोगों ने युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। सड़क पर हो रही मारपीट के चलते ट्रैफिक भी रुक गया, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। हैरत की बात तो यह है कि काफी देर तक हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस घटना के दौरान नजर नहीं आई। आरोप है कि युवक पागलपन का ड्रामा कर लोगों को परेशान करता था और भद्दी भद्दी गालियां देता था। लेकिन इस बार उसका नाटक उसी पर भारी पड़ गया। बहरहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस के साथ शराबियों ने हाथापाई की। बदसलूकी की सूचना के बाद होटल पहुंची थी पुलिस और हंगामे के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और तब जब हाथापाई हुई तब का ये वीडियो भी सामने आया है। पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन शराबियों ने पुलिस के साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया। देखिए, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर बाढ़ की विनाश लीला अभी तक कम नहीं हुई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में तेज बारिश के बाद मारुति सुजुकी के स्टॉक यार्ड में इतना ज्यादा पानी भर गया कि कंपनी को एक झटके में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में तेज बारिश के बाद मारुति सुजुकी के स्टॉक यार्ड में कमर तक पानी भर गया, जिसमें 10, 20, 50 नहीं बल्कि 300 गाड़ियां डूब गईं। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि स्टॉक यार्ड में खड़ी कई गाड़ियों के एयरबैग खुल गए। कई गाड़ियों के अंदर भी पानी घुस गया, जिससे गाड़ी के इंटीरियर को अच्छा खासा नुकसान हुआ। रात में पानी आया, यहाँ सब लोग सो रहे थे, गाड़ी शोर कर रही है। तब सब लोगों को पता लगा कि पानी आया। ड्रोन कैमरे से लिए गए वीडियो में हर तरफ तबाही दिख रही है। पानी में डूबी 300 गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियां पानी में तैर रही हों। बताया जा रहा कि मुंगेशपुर इलाके में नाले पर बना बांध टूट गया। इसकी वजह से मारुति सुजुकी के स्टॉक यार्ड में तेजी से पानी भरा और 300 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। देखिए, इस वक्त युवाओं के सिर पर रील का ऐसा भूत सवार है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से असलहा लहराते हुए युवकों का खतरनाक वीडियो सामने आया। न सिर्फ इस युवक ने असलहा लहराया बल्कि फायर भी किया। रील का ऐसा नशा कि न किसी की जान की फिक्र और न ही कानून का डर। वायरल वीडियो में युवाओं का समूह तेज गानों पर नाचता दिखा। तभी युवक ने पहले हाथ उठाकर असलहा दिखाया और फिर फायरिंग कर दी। रीलबाजी के लिए फायरिंग करने वाले इस युवक का नाम भीम सिंह यादव है और ये खुद की रील बनाने का शौकीन है। इसके इंस्टाग्राम पर एक ऐसी फोटो भी पड़ी है जिसमें कारतूसों से लिखा है भीम रॉयल 100। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है मुरादाबाद से, जहां पर हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने
कमल चौहान को गोली मार दी। कमल चौहान पर भी कई मुकदमे पहले से दर्ज थे, कई बार जेल भी जा चुका था कमल चौहान। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। मुरादाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां पर हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। और देखिए, बाढ़ की वजह से इस समय पंजाब के ज्यादातर गांव करहा रहे हैं। पंजाब में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ में फंसे हुए लोगों तक भोजन, पानी और राहत सामग्री पहुंचाने की है, क्योंकि पानी भर जाने की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जो कि एक बड़ी चुनौती है। पंजाब में बाढ़ में फंसा कोई बच्चा और परिवार भूखा न रहे, इसलिए ड्रोन से मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की वजह से जहां लोग नहीं जा सकते, वहां ड्रोन भेजे जा रहे हैं। ड्रोन को देखकर लोग नीचे चादर लेकर खड़े हो जाते हैं और ड्रोन उस चादर पर खाने पीने का सामान गिरा देता है। पिछले कुछ दिनों से ड्रोन ऐसे ही लोगों की मदद कर रहा है। बाढ़ में फंसे हुए लोग ड्रोन की मदद से ही अपने बच्चों और परिवार का पेट भर रहे हैं। और देखिए, पंजाब में पिछले 10 से 12 दिनों से हालात बेहद खराब हो चुके हैं और बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गई है। और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से महातबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डरावनी हैं। अमृतसर के नांगल सोहल गांव में तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। सड़क के एक छोर पर कार खड़ी है तो दूसरे छोर पर ट्रैक्टर और बीच से सड़क गायब है। तस्वीर में आपको एक गाड़ी नजर आ रही हो। जिस वक्त बाढ़ आई थी तब जो कार सवार थे वो यहाँ से गुजर रहे थे। पानी बहुत ज्यादा था और पानी का तेज बहाव जो था वो यहाँ से बांध को बहा कर ले गया। सिर्फ यही कार यहाँ पर नहीं फंसी है, सड़क का बीच का हिस्सा आपको यहाँ से बिल्कुल नदारद नजर आएगा, गायब नजर आएगा। इस तरफ आपको 2 ट्रैक्टर नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि जब सड़क बही तब इस कार के अंदर कई लोग थे, जिनका आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया था और तभी से ये कार और ट्रैक्टर टूटी सड़क के दोनों ओर लावारिस हालत में खड़े हैं। और देखिए, पंजाब ने 37 सालों के बाद इतनी भीषण आपदा देखी। पूरा देश पंजाब के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि पंजाब के लिए ये बहुत कठिन समय है। पंजाब में बाढ़ की वजह से अब तक करीब 46 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के करीब 2000 गांव इस वक्त बारिश की मार झेल रहे हैं। रावी, सतलज, व्यास नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से पंजाब के 3.87 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। आपको बता दें कि 1 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें भी पानी में डूब चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। तो वहीं बाढ़ की वजह से तबाही का जायजा लेने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे और 9 सितंबर को वो पंजाब जा रहे हैं। पंजाब के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश भी जाएंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। तो ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त बारिश की वजह से विनाश की तस्वीरें सामने आई हैं। और विनाशकारी तबाही के बीच फिल्म अभिनेता सोनू सूद डूबते हुए पंजाब की मदद के लिए आगे आए हैं। सोनू सूद पंजाब के कपूरथला पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों का दुख दर्द बांटा, उनसे बातचीत की। पंजाब में बाढ़ से बेहिसाब दर्द है, तो इस दर्द पर मरहम लगाने के लिए अभिनेता सोनू सूद ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। सोनू सूद ने पंजाब के कपूरथला जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर ये जानने की कोशिश की कि उनकी किस तरह मदद की जा सकती है। लोकल जो गांव वाले हैं उनसे समझना जरूरी है कि किसी को क्या जरूरत है। अगर किसी की भैंसें मर गई हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस परिवार को कुछ भैंस दी जाए ताकि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहे। अगर उन्हें किसी के घर टूटे हैं, छतें टूटी हैं, उनके अंदर कैसे रिपेयर करवा सकते हैं। सोनू सूद ने खुद को पंजाब का बेटा बताया और कहा कि मैं पंजाब के लिए 24 घंटे खड़ा हूँ। और देखिए, भारत की ही तरह आसमान से बरस रही आफत ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में कोहराम मचा रखा है। कहीं नदियां उफान पर आ गई हैं तो कहीं बाढ़ के पानी में कार समा गई। बारिश के बीच वेनेजुएला के वैले ला क्रूज शहर में तो सड़कों पर दरिया बहने लगा, जिसमें एक गाड़ी तो प्लास्टिक के खिलौने की तरह बहती नजर आई। कार को बहने से बचाने के लिए 3 लोग उसके पीछे दौड़े, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि एक शख्स ही बहने लगा। इस युवक की किस्मत अच्छी थी कि 2 लोगों ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बहने से बचा लिया। और चलिए अब आपको वीडियो दिखाते हैं मध्य प्रदेश के सीधी का। यहाँ पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो गया है। तस्वीरों में कुछ लोग एक युवक को लाठी और डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मारपीट के बाद आरोपियों ने युवक को कमरे के अंदर बंद कर दिया।
सामने आई तस्वीरों में 3 आरोपी एक युवक की पिटाई करते नजर आए। इनमें से एक आरोपी जिसने लाल टी शर्ट पहन रखी थी, उसके हाथ पे डंडा था और वो उसी से युवक पर वार कर रहा था। वहीं लाल टी शर्ट वाले आरोपी ने मारना बंद किया तो दूसरे आरोपी ने युवक की पिटाई शुरू कर दी। इस बीच मारपीट होता देख एक व्यक्ति भाग कर आया। उसने आरोपियों से मारपीट बंद करने को कहा, लेकिन आरोपी नहीं माने और युवक से लगातार मारपीट करते रहे। वीडियो में 2 महिलाएं भी नजर आईं, जिन्होंने युवक से मारपीट तो नहीं की, लेकिन उसे बचाया भी नहीं। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों का मारपीट से मन नहीं भरा तो उसे कमरे में बंद कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। तस्वीरें सीधे के जमोली थाना इलाके की हैं। चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई की। मुंबई के साकीनाका में गणपति विसर्जन के दौरान एक दुखद हादसा हो गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते जा रहे श्रद्धालु अचानक से हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। जैसे ही गणपति को ले जाने वाली ट्रॉली हाई टेंशन तार की चपेट में आई, वहां अफरा तफरी मच गई। करंट लगते ही रथ के साथ चल रहे लोग एक झटके से जमीन पर गिर गए। उनमें से कुछ वहीं पड़े रहे तो एक युवक गिरने के बाद तेजी से उठकर भागा। वहीं सफेद शर्ट वाला व्यक्ति भागने के चक्कर में कई बार गिरता हुआ दिखाई दिया। करंट लगने के बाद लोगों ने ऊपर देखा तो हाई टेंशन तार ट्रॉली से सटा हुआ था। उसके बाद लोगों ने करंट की चपेट में आए 5 लोगों को वहां से हटाया। उनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। करंट लगने का ये वीडियो साकीनाका के एसजे स्टूडियो के सामने का है। मध्य प्रदेश के सीहोर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो आया है सामने। अनंत चतुर्दशी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में एक युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। उसने हैरतअंगेज कारनामा दिखाने की कोशिश की, लेकिन लापरवाही से आग लग गई और आग ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से जमीन पर लेटा युवक उठकर यहां वहां भागता हुआ नजर आया। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में आग में वो झुलस गया। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन युवक यहां पर स्टंट कर रहा था और स्टंट करते समय वो आग की चपेट में आ गया। हालांकि लोगों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहां पर युवक झुलसता हुआ नजर आया। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन गंभीर चोट आई है। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के दरभंगा से दर्दनाक खबर सामने आई है। आरोप यह है कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को सल्फास की गोली खिला दी, जिससे उसकी जान चली गई। युवती का गांव के ही युवक विदेशी कुमार महतो से प्रेम संबंध था, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। परिजनों का आरोप है कि विदेशी ने पहले गर्भपात की दवा दी, लेकिन जब गर्भ नहीं गिरा तो उसने अपने परिवार के साथ मिलकर युवती को सल्फास खाने के लिए मजबूर किया। तबीयत बिगड़ने पर युवती को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपियों ने आनन फानन में शव को जला दिया ताकि सबूत मिटाए जा सकें। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जबकि आरोपी का परिवार फरार है। अमेरिका में बसे हुए अवैध प्रवासियों पर ट्रंप प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। अमेरिका के जॉर्जिया में इमिग्रेशन अधिकारियों ने मोटर कंपनी हुंडई के प्लांट पर छापामार कार्रवाई की और यहां से 475 लोगों को हिरासत में लिया। अमेरिकी अधिकारी पूरे दल बल के साथ हुंडई के प्लांट पहुंचे, जिसके बाद एक एक कर प्लांट के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हुई। उनके कागजात चेक हुए और जिन कर्मचारियों के पास वीजा कागजात नहीं मिले या फिर जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, उन्हें अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। वहीं हिरासत में लिए गए सभी कर्मचारियों के हाथ और पैर अमेरिकी पुलिस ने जंजीर से बांध दिए, जबकि कुछ कर्मचारियों के हाथों को प्लास्टिक की स्ट्रिप से बांधा गया। 2 कर्मचारियों को पुलिस ने पास में ही मौजूद लेक से पकड़ा। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए कर्मचारियों में अधिकतर साउथ कोरिया के नागरिक हैं। साउथ कोरियाई सरकार के मुताबिक हिरासत में लिए गए 300 से ज्यादा कर्मचारी उनके नागरिक हैं। साउथ कोरिया सरकार ने अमेरिका से उनके नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। खबर आपको बता दें, कोलकाता में जन्मदिन पार्टी के बहाने युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 2 परिचित युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। वारदात के बाद से दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरिदेवपुर थाने में ये मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बर्थडे के बहाने युवती को बुलाया गया, उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद दोनों ही आरोपी मौके से फरार हो गए। कोलकाता से यह खबर सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अफरोज अंसारी को सिर्फ 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी कर लिया। जिन हाथों ने महिला का दुपट्टा खींचने की हिमाकत की थी, वो ही हाथ अब रहम की भीख मांगते दिखे।
हमारे माँ बहन हमने गलती हुई, माफ कीजिए हमारे पर। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना ने इस शोधे को ऐसा सबक सिखाया जिसके बारे में इस जैसे लफंगे किसी महिला की तरफ देखने से भी पहले 100 बार सोचेंगे। पुलिस के मुताबिक उसे शिकायत मिली कि मोहल्ले का रहने वाला अफरोज अंसारी महिला का दुपट्टा खींचकर छेड़खानी कर रहा था। जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी अफरोज अंसारी 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार हो गया। तो वहीं बिहार में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की तस्वीर साफ होने लगी है। सूत्रों का ऐसा दावा है कि कांग्रेस की सीटें तय हो गई हैं। हालांकि मुकेश सहनी अभी भी अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन कांग्रेस को लेकर 66 सीटों पर ही सहमति बनी है। तेजस्वी के घर हुई बैठक में सहमति बनने का दावा किया जा रहा है। वहीं महागठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं। 60 हमें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे 55 हम रखते हैं। अगर 51 भी मिल जाए तो मतलब ठीक है। 51 तक हम लोगों ने मन बना लिया कि 51 तक जाएंगे। सीटों को लेकर महागठबंधन में चल रही माथापच्ची पर बीजेपी ने बोला, मरे हुए हाथी को भी 66 सीट अगर दे रही है राजद, तो मानसिक स्थिति का आकलन किया ही जा सकता है। पिछली बार भी 70 दिया था ना, अच्छा है। और कहावत है नरकों में ठेलम ठेल, तो ये लोग ठेलम ठेल करते रहे, रहना इनको नरकी में। और वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जंगली और खतरनाक जानवरों से दहशत में है। एक रिहायशी बस्ती में दिखे तेंदुए ने खौफ को कई गुना बढ़ा दिया है। तस्वीरें लखीमपुर खीरी के ग्रंट नंबर 12 गांव की है। बाढ़ के खतरे के बीच जंगली जानवरों में निकलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे छिपा बैठा तेंदुआ दहाड़ रहा है। लोगों को देखकर तेंदुआ यहां बैठ गया। ग्रामीण लाठी डंडा लेकर आए। लाठी डंडों से तेंदुए को भगाने की कोशिश हुई, लेकिन तेंदुआ तेज रफ्तार से सबको चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। तेंदुए के दिखने से इस इलाके में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है। हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जंगली हाथी सैर पर निकल आया। हाईवे पर हाथी को देखकर हर कोई जान बचाकर यहां वहां भागा और सड़क जाम हो गई। माना ये नेशनल हाईवे है, माना इस सड़क पर 24 घंटे गाड़ियां फर्राटा भरती हो, लेकिन क्या हुआ, यहाँ के राजा यानी गजराज तो हम हैं। लगता है मस्ती में सैर पर निकला ये हाथी यही सोच रहा हो। जिसने भी इस हाथी को देखा अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिए। कोई हाथी का वीडियो बनाने लगा तो कोई हाथी को जंगल जाने के लिए रास्ता देने लगा। खैर, हाथी जंगली था तो डरना तो था ही। इसके बाद हाथी पहुंचा उस जगह पर जहां सड़क पर दुकानें थी, नमकीन बिस्किट पानी की दुकान या फिर ये नारियल पानी का स्टॉल। हाथी ने पूरा निरीक्षण किया। गन्ने की जूस की दुकान पर जाकर हाथी ने जरूर अपने पसंदीदा गन्नों को खाया और फिर चबाते हुए वहां से आगे बढ़ चला। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, बिहार एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एसआईआर से जुड़ी तारीखों को आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। साथ ही बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी को कहा था कि वो ड्राफ्ट लिस्ट में छूटे लोगों को दावा दाखिल करने में मदद करें। इस काम के लिए हर जिले में स्वयंसेवक नियुक्त किए जाएं। आज कोर्ट स्थिति की समीक्षा करेगा और दोपहर 12 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। एसआईआर के मामले पर लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बिहार में सियासत खूब हो रही है। बिहार में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले एसआईआर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखा और ऐसे में आज 12 बजे मामले की सुनवाई होगी। आज स्थिति की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाढ़ बारिश की। देखिए, बाढ़ बारिश की वजह से इस बार सबसे ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में लाखों रुपए की लागत से बनाई गई एक सड़क बह गई और सड़क पर कई फीट गहरे गहरे गड्ढे भी पड़ गए। जैसे ये कार राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली मानगढ़ सड़क से निकली, सड़क धंस गई, जिसके बाद वो कार धड़ाम से नीचे गिरी। सड़क का ज्यादातर हिस्सा धंस गया, वहां कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। सड़क धंसने से कार करीब 8 से 10 फीट नीचे गहरे गड्ढे में गिर गई। और वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में बाढ़ एक युवक को अपने साथ बहाकर ले जाने लगी। जब कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया तो पेड़ काम आया। जी हां, बाढ़ में बह रहा युवक तुरंत पेड़ पर चढ़ गया जिससे उसकी जान बच सकी। चारों तरफ बाढ़ का पानी और बीच में फंसी जान। वीडियो भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाना इलाके का है, जहां एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई।
तो कार सवार लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ का सहारा लिया और ये शख्स पेड़ पर चढ़ गया। कई घंटों तक ये शख्स पेड़ पर बैठा रहा। युवक ने आवाज लगाकर ग्रामीणों से मदद मांगी तो कुछ ग्रामीण रस्सी लेकर पहुंच गए और पेड़ पर बैठे युवक को रेस्क्यू किया गया। देखिए, मैदानों में जितनी ज्यादा आफत है उससे कहीं ज्यादा आफत इस समय पहाड़ों पर है, क्योंकि पहाड़ों पर इस समय कुदरत की डबल मार पड़ रही है। नदियां उफान पर हैं, ऊपर से पहाड़ भी लगातार दरक रहे हैं, टूट रहे हैं और मुसीबत का पहाड़ इस बार उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टूटा। लोग जिस समय सड़क से निकल रहे थे तभी पहाड़ों से पत्थरों की बारिश होने लगी। खतरनाक चट्टानों की चपेट में आने से एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। बच गए कि पैदल भाई लगी तो अब क्या हुआ, किसी का क्या हुआ। भयानक लैंडस्लाइड की यह घटना यमुनोत्री नेशनल हाईवे के सिलाई बैंड के पास हुई। पहाड़ी से गिरते पत्थरों की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। तो फिर आगे सीटी बजाओ, सीटी मारो, सीटी मारो, सीटी मारो। इधर से भी आगे पत्थर, इधर से भी। रुक रुक कर लैंडस्लाइड काफी देर तक हुई। इसकी वजह से डरे सहमे लोग वहां फंसे रहे और किसी ने भी आगे बढ़ने की जहमत नहीं उठाई। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल होने वाले हैं उपराष्ट्रपति चुनाव और इसकी तैयारियां अब तेज हो गई हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसद आज मॉक पोल करेंगे। इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए मॉक पोल दोपहर 2:30 बजे और पुराने संसद भवन में आयोजित किया गया है। विपक्षी पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को निर्देश जारी किए कि वो इस मॉक पोल में जरूर शामिल हों और शामिल होकर मतदान से जुड़ी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझें। उत्तर प्रदेश में आज पीईटी परीक्षा का दूसरा दिन रहा। कल ये परीक्षा का दूसरा दिन रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गर्रा नदी में आई बाढ़ ने पीईटी अभ्यर्थियों को मुश्किल में डाल दिया। परीक्षा केंद्रों के बाद भयंकर पानी भर गया था और इसकी वजह से परीक्षा देने जाना लोगों के लिए, छात्रों के लिए मुश्किल हो गया। परीक्षा केंद्रों में इतना पानी भरा था कि छात्रों ने परीक्षा देने के लिए अपनी पैंट को घुटने तक चढ़ाया और जूते हाथ में लेकर परीक्षा देने चल पड़े। ये लोग यहाँ के नहीं, आजमगढ़ का सेंटर यहाँ आया है। परीक्षा खत्म होने तक हालात और बिगड़ गए। कमर तक भरे पानी से पीईटी अभ्यर्थियों को बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर बुलाने पड़े और ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठाकर छात्रों को परीक्षा केंद्र से सड़क तक पहुंचाया गया। पीईटी अभ्यर्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा रहा। अधिकारियों ने खुद कई परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद की और हर छात्र छात्रा के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद ही प्रशासन ने राहत की सांस ली। यूपी के रायबरेली में मिलान उन नबी जुलूस के दौरान लहराए गए एक झंडे को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत कब्जे में ले लिया, लेकिन हिंदू संगठनों ने कथित विवादित झंडा फहराने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। यही वो झंडा है जिसे लेकर विवाद हो गया। सलोन थाना इलाके के कस्बे में मिलादुन नबी जुलूस के दौरान एक युवक फिलिस्तीन के झंडे को लहराते दिखा। इस दौरान मौके पर सुरक्षा में तैनात दरोगा की नजर फिलिस्तीन के झंडे पर पड़ी तो उसने झंडा फहराने वाले युवक को रोका और झंडे को अपने कब्जे में ले लिया। और जैसे ही पुलिस वाला झंडे को लेकर जाने लगा तभी कुछ लोगों ने रोक लिया और डंडे को निकालकर सिर्फ झंडे को पुलिस को सौंप दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और सरकार से झंडा फहराने वालों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं बिहार के हाजीपुर में पुलिस का एग्जाम देने छात्रों की जान पर उस वक्त बनाई जब उनकी चलती कार में आग लग गई। तीनों दोस्तों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई, क्योंकि कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई थी। हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों दोस्त महात्मा गांधी सेतु पुल पार कर रहे थे। पल भर में कार राख के ढेर में तब्दील हो गई। कार में आग लगते ही आसपास के लोग जमा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कार में बैठे युवक पटना के फतुहा से मुजफ्फरपुर एग्जाम देने जा रहे थे। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। यूरोपीय देश स्पेन के जंगल विनाश की प्रचंड ज्वाला से धधक रहे हैं। स्पेन के ऑरेंज प्रांत में भीषण गर्मी और तेज हवाएं इस आग को और ज्यादा भड़का रही हैं। नतीजा, तमाम कोशिशों के बाद भी आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। वही जो तस्वीर सामने आई उसमें जंगल से आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आई, जबकि आसमान धुएं के गुबार से भर गया। जंगल में फैली ये आग काफी दूर तक फैली नजर आई, जिस पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मियों को अब तक सफलता नहीं मिली है।
बता दें कि स्पेन के अलग अलग इलाकों में जंगलों में लगी आग में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के सांसदों के लिए आयोजित कार्यशाला का आज दूसरा दिन है और आज की कार्यशाला के दौरान बीजेपी के साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों के तमाम सांसद भी मौजूद रहेंगे और एनडीए गठबंधन के सदस्यों को शाम 5 बजे के करीब संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को शाम 5 बजे संबोधित करेंगे। तो एनडीए गठबंधन के भी तमाम सांसद आज इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और शाम 5 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की सांसद कार्यशाला की बैठक में एक तस्वीर बड़ी ही चर्चा में रही। सोशल मीडिया पर वो तस्वीर वायरल भी हो गई। ऐसा आखिर क्यों हुआ, आपको दिखाते हैं पूरा मामला रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की 2 दिनों की कार्यशाला की ये तस्वीर है, जिसमें बीजेपी के कई सांसदों के साथ साथ पीएम मोदी भी बैठे दिखे। आप कहेंगे इसमें खास क्या है? इसे समझने के लिए तस्वीर को ध्यान से देखिए। कार्यशाला की ये सबसे पिछली कतार है। जब पीएम मोदी इसमें शामिल होने पहुंचे तो आगे नहीं बैठे, बल्कि आम सांसद की तरह पीछे जाकर बैठ गए। पीएम मोदी के इस अंदाज को देख वहां बैठी बीजेपी की महिला नेता सेल्फी लेने लगी। ये कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी सांसदों के लिए आयोजित की गई है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसान को फटकार लगाई है। फसल खराब होने की शिकायत लेकर किसान पहुंचा था। 4 एकड़ फसल खराब होने की वजह से किसान काफी दुखी था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी 40 एकड़ फसल बर्बाद होने का हवाला दिया। मीडिया के सामने पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं, ऐसा कहना रहा मल्लिकार्जुन खड़गे का। किसान को फटकार लगाते हुए ऐसी बातें कहते हुए नजर आए। ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ನಂದು 40 ಎಕರೆ ನಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಏನು 6 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ 3 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತದ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಬೇಡ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಯದ, ಉದ್ದು ಹೋಗ್ಯದ, ತೊಗರಿ ಹೋಗ್ಯದ. ನೀನು ಸಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಾಗ ಬಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಮೋದಿ ಶಾಕ್ ಕೇಳಿ ತೊಗರಿ यूपी के बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मचारी पति के केस की तरह हरियाणा के पलवल से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। पति ने इस मामले में पत्नी के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पीतम और प्रीति की शादी 2022 में पलवल के एक आर्य समाज में हुई थी। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, जो आगे चलकर मोहब्बत में तब्दील हो गई। शादी के कुछ ही महीने बाद दिल्ली पुलिस की भर्ती खुली, जिसमें प्रीति ने भी अप्लाई किया और पीतम ने दिन रात एक कर न केवल प्रीति की तैयारी करवाई, बल्कि अपनी उस लाइब्रेरी को भी बेच दिया जो उनकी मोहब्बत की पहली निशानी थी। यही नहीं, कमर तोड़ महंगाई के बीच पीतम ने प्रीति के लिए अपना जमीन का कुछ टुकड़ा भी बेच दिया ताकि वो दिल्ली पुलिस में ऊंचा मुकाम हासिल कर सके। फरवरी 2024 में प्रीति ने टेस्ट पास कर लिया और उसे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। इस दौरान पीतम को पता चला कि प्रीति ने सर्टिफिकेट में अपनी शादी की बात छिपाई है। खैर, 2025 में प्रीति की ट्रेनिंग खत्म हुई तो वो ससुराल न आकर सीधे अपने मायके चली गई। पति पीतम जब उसे लेने मायके पहुंचा तो उसने न केवल तलाक की बात की, बल्कि उसके साथ आने से भी इनकार कर दिया। पीतम का आरोप है कि प्रीति अब उसे आए दिन तलाक देने की धमकी देती है। रोज रोज के विवाद से तंग आकर अब पीतम ने कोर्ट का सहारा लिया है। बात कर लेते राजस्थान की, जहां के सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर के द्वार पर 2 महिलाओं में बवाल हो गया। इस दौरान दोनों महिलाओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों की बरसात कर दी। इधर से मारी लाठी, उधर से मारी लाठी। ये सब कुछ खाटू श्याम मंदिर के बाहर हो रहा है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बताया जा रहा कि डिब्बा गैंग की लड़कियों का टीका लगाने को लेकर विवाद हो गया और दोनों ही लड़कियां आपस में भिड़ गईं। तस्वीरों में दिखा कि पहले एक लड़की ने दूसरी लड़की को डंडे से मारा। विवाद बढ़ता देख लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। लोगों के मुताबिक डिब्बा गैंग की लड़कियों में लड़ाई आम बात हो गई है। अक्सर इन लड़कियों की वजह से राहगीर, व्यापारी और भक्तों को परेशानी उठानी पड़ती है।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य ट्रंप प्रशासन के टैरिफ विवाद से निपटने के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा सम्मेलन में टैरिफ मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। ब्राजील वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष है। अमेरिका ने भारत की ही तरह ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है। खबर आपको बता दें, लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। मुस्लिमों को जमीन नहीं बेचने की लोगों को हिदायत दी है, तो ये विवादित टिप्पणी की है, विवादित बयान दिया है। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि मुस्लिमों को जमीन नहीं बेचें। ये जो फसाए जा रहे हैं चारों तरफ सामने, तो इनके लिए मैं रोज लड़ रहा हूँ। रोज आपको नहीं पता है मुझे तकलीफ कितनी होती है। शिरोडी ये सब मैंने बुलाए थे, मैं कोई अधिकारी पैसे ले कम से कम पूर्वांचल बिहार के मसला के कहीं के बुला लो। लोग ये जो बता रहे हो बांग्लादेशी रोहिंग्या, मतलब ये बेड़ा गर्क करेंगे। इसलिए नहीं कि चुनाव की बात कैसे लड़ेंगे हम। ओखला हमारा था खत्म हो गया, सीलमपुर हमारा था, क्या रह गया। उसके बाद से हम चले गए, कश्मीर हमारा था चला गया, बंगाल की हालत क्या हो गई। ये सब सम्राट मीर भोज की राजधानी कैसे थे। तो आप सबसे निवेदन है कि जमीनें जो लोग बेच रहे हैं उनसे कहिए कि विधायक जी ने कहा 1 साल रुक जाओ। आपने तमाम तरह की चोरी की खबरें सुनी होंगी, चोरी के सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे चोर से मिलवाते हैं जो दूध की चोरी करता है। वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया, देखिए। चोर आया, दूध उठाया और फरार हो गया। सीसीटीवी में देखा कि हेलमेट पहनकर स्कूटी सवार आया। पहले उसने दुकान के चारों तरफ देखा कि कहीं सीसीटीवी तो नहीं। सीसीटीवी तो दोनों तरफ था, लेकिन चोर को शायद दिखा नहीं। इसके बाद चोर ने दूध के पैकेट से भरी एक ट्रे उठाई, दूध को स्कूटर में रखा और उसको लेकर चलता बना। चंद सेकंड में दुकान के बाहर रखे दूध के कई पैकेट लेकर चोर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ घुस आया, जिसे देखने के लिए भीड़ उमड़ गई। वन विभाग की टीम जब तक उसे ले जाती, लोगों ने उसका खूब वीडियो बनाया। मगरमच्छ के गांव में घुसते ही लोगों ने उसे घेर लिया और रस्सी से बांध दिया। करीब 7 फीट के मगरमच्छ को 2 रस्सियों से बांधा गया। एक रस्सी मुंह में लगाई गई और दूसरी रस्सी पीछे के हिस्से में बांधा गया और दोनों रस्सियों को एक पोल से जोड़ दिया गया। इस मगरमच्छ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। थोड़ी देर में ही ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को जाल में बंद कर माला नदी में ले जाकर छोड़ दिया। चलिए अब बात करते हैं साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण की, जिसे देश दुनिया ने देखा। बड़ी खबर आपको बता दें, कल रात 9:58 से रात 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहा। चंद्र ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट तक चला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण 82 मिनट तक चला। इस दौरान चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई दिया। आपको बता दें कि साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला यह सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण था। तो ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने। रात 12:30 बजे किस प्रकार की तस्वीरें चंद्र ग्रहण की देखने को मिली, ये तस्वीरें आप अलग अलग समय की देख रहे हैं। 9:58 जब चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई और रात 1:30 जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया। उसके पहले 11:40 की तस्वीरें, 11 बजे की तस्वीरें, 10:30 बजे देखिए एक आधे चांद की तरह ये नजर आ रहा है और ये कई इलाकों में ब्लडी मून की तरह नजर आया है, यानी कि लाल और नारंगी कलर का ये जो चंद्रमा है वो कई इलाकों में नजर आया। और सिर्फ भारत में ही नहीं, देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये देखा गया है। रात 9:58 से 1:26 तक अलग अलग कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग दुनिया के देशों की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, दुबई, साइप्रस और चाइना की ये तस्वीरें। इन कोऑर्डिनेट से भी कैसा दिखा चंद्र ग्रहण वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लाल रंग का साइप्रस में चंद्रमा दिखाई दे रहा है। हालांकि अब सूतक काल खत्म हो चुका है, अब मंदिरों के कपाट भी खुल चुके हैं और यहाँ पर जो शुद्धिकरण का कार्य है वो भी चल रहा है। ऐसे में एक बार फिर से जो मंदिर की प्रक्रिया है वो पूरी हो सकेगी, आगे बढ़ सकेगी। लेकिन ये खूबसूरत खगोलीय घटना
इस साल अगर भारत की बात करें तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण 2022 के बाद सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिला है और ये साल का दूसरा और आखिरी ल्यूनर इक्लिप्स था, जो कि बेहद खूबसूरत अलग अलग इलाकों में भी नजर आया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक के मंड्या की, जहां पर गणेश विसर्जन में जमकर हंगामा हो गया। तस्वीरें सामने आई है इस हंगामे की। दो समूहों के बीच पथराव के बाद तनाव की स्थितियां देखने को मिली। पथराव में 8 लोग जख्मी हो गए हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गई है। पिंकी, विवाद कैसे शुरू हुआ और अभी क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कर्नाटका के मंड्या जिले के मद्दूर में ये कल रात जो है गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान जो है तो समूह में पथराव जो है वो एक तनाव का कारण बन गया, जिसमें 8 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा मामला कुछ इस तरह से हुआ कि पुलिस सुरक्षा के बीच जब विसर्जन का जुलूस निकला सिद्धार्थ नगर से, उसके बाद जैसे ही राम रहीम नगर पहुंचा तो मस्जिद, वहाँ एक मस्जिद है जहाँ से ये जो है जुलूस गुजरता है, तो कुछ उपद्रवियों ने जो है वहाँ पर पथराव कर दिया और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। उसके बाद दूसरे समूह ने जो है वो मस्जिद पर पथराव करने शुरू कर दिए और इस तरह से दोनों ही समूहों में जो है झड़प हो गई। बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पैदा हो गई। इसके बाद मौके पर और ज्यादा पुलिस पहुंचती है, प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाती है और पूरे इलाके की जो दुकानें हैं वो बंद करवाई जाती है और मामला कुछ ज्यादा ही जो है तनावपूर्ण हो जाता है। फिलहाल 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और साथ ही अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या किसी को गिरफ्तार या फिर हिरासत में लेने की बात आई है सामने? देखिए, अभी तक जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर कौन कौन जो है इसमें शामिल थे, किस तरह से ये पूरा हुआ। इन्वेस्टिगेशन जो है अभी शुरू है, लेकिन कितने लोगों को हिरासत में लिया गया इसका औपचारिक बयान का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन पूरी तरह से पुलिस कह रही है कि फिलहाल पूरा जो एनवायरमेंट है वो अंडर कंट्रोल है और पूरी तरह से स्थिति को जो है नियंत्रण में लाया गया है। जी बिल्कुल पिंकी, और आपने बताया कि 8 लोग जख्मी हैं, उनकी स्थिति क्या है? अभी अस्पताल में सभी भर्ती, उनका इलाज चल रहा है। लोगों से पुलिस लगातार बातचीत कर रही है, उनकी तरफ से अभी क्या कहा जा रहा है? देखिए, जो लोगों से बातचीत कर रही है पुलिस, उसमें एक जानकारी ये सामने आई है कि जैसे ही राम रहीम नगर जो है ये जुलूस पहुंचता है, उसके बाद ये पत्थरबाजी वगैरह जो शुरू होती है और उसके बाद ये पूरी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम घायलों की बात करें तो फिलहाल अस्पताल में उन लोगों का इलाज चल रहा है जिन्हें माइनर से कुछ ज्यादा जो है चोटें आई है इन पत्थरबाजी के कारण, तो उन लोगों का जो है फिलहाल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। लेकिन मामला पूरा यही है कि सिद्धार्थ नगर से जैसे ही ये राम रहीम नगर की तरफ जुलूस बढ़ता है, उसके बाद पूरी तरह से ये स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो जाती है। पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या कदम आगे उठाती है और इस पूरे मामले को लेकर और क्या खुलासे होते हैं, आप नजर बना के रखिएगा पिंकी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज जेडीयू संसदीय दल की बैठक होने वाली है। नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर दोपहर 12:30 बजे ये अहम बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, ये अहम बैठक होने वाली है जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर। यह बैठक होगी दोपहर 12:30 बजे। बेहद अहम बैठक। इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान कल होना है, आज मॉक पोल होनी है और आज जेडीयू संसदीय दल की भी बैठक होगी। नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर दोपहर 12:30 बजे ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही अहम बातचीत का दौर इस बैठक में जारी रहेगा, ये कयास लगाए जा रहे हैं। बैठक में साथ ही उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर का जेडीयू पर हमला। जेडीयू महासचिव मनीष वर्मा पर बेतुका बयान दिया है उन्होंने। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने जेडीयू पर निशाना साधा है और जेडीयू महासचिव मनीष वर्मा पर बेतुका बयान दिया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर उन्होंने विवादित बयान दिया है। हालांकि इसके बाद से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला चल रहा है। ऐसे में अब जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जेडीयू पर निशाना साधा है और जेडीयू महासचिव मनीष वर्मा को घेरा और उन पर बेतुका बयान दिया है।
बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भी विवादित टिप्पणी करते हुए वो सुनाई दिए हैं। लगातार प्रशांत किशोर भी अलग अलग इलाकों में जाकर जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान सरकार पर और गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।